नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विज्ञान के अंतर्गत अंतिम अध्याय जो कि संबंधित है कोशिका विभाजन से। कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है और कोशिका विभाजन के अंतर्गत हमें और कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो जान लेने चाहिए, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कोशिका विभाजन को पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी लेक्चर हम ले रहे हैं, इन सभी लेक्चर के संबंध में जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको वसंत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपने कोशिका विभाजन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं कि कोशिका विज्ञान यानी कि कोशिका से संबंधित हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हमने मुख्य रूप से इस कोशिका विज्ञान को 5 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसके अंतर्गत पहला जो अध्याय है वो संबंधित था आपके कोशिका के सामान्य परिचय और कोशिका के सिद्धांत से। ठीक है, दूसरा जो लेक्चर था वो कोशिका के प्रकार से संबंधित था। तीसरा और चौथा लेक्चर कोशिका की संरचना और कार्यों से संबंधित था, जिसमें जो चौथा लेक्चर था वो संपूर्ण रूप से केंद्रक से संबंधित था। केंद्रक को हमने पढ़ा, केंद्रक के भागों को समझा, गुणसूत्र को समझा, डीएनए को समझा, आरएनए को समझा और साथ ही साथ हमने इसके अंतर्गत एक छोटा सा सिद्धांत और भी पढ़ा था जो था सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। पढ़ते समय हम एक छोटी सी चीज छोड़ गए थे जिसको आज इस लेक्चर में पूरा कर देते हैं, वो है केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में। ठीक है, 1831 में ये जो वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या की है, आपके केंद्रक की खोज की है। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लेना कि जो केंद्रक होता है उसका जो रंग होता है वो ब्राउन होता है। तो ब्राउन रंग का न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर लेना। न्यूक्लियस का कोई ब्राउन रंग होता नहीं है, बट हम एक ट्रिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रक जो है वो ब्राउन रंग का होता है, अर्थात केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। ठीक है, इस समय जब हमने कोशिका के सामान्य परिचय को देखा तब हमने पढ़ा था कोशिका की खोज एक रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने की है। रॉबर्ट हुक। यहाँ पे दोनों चीजों में आप अंतर रखना कि रॉबर्ट हुक जो है उसने कोशिका यानी कि सेल को डिस्कवर किया था और रॉबर्ट जो ब्राउन है उसने न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक को डिस्कवर किया था। दोनों में अंतर है, ब्राउन में और हुक में। ऐसा समझ लेना, जो हुक है उस पर कोशिका लटकी है और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस जो है वो ब्राउन रंग का है। इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर लेना जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस कोशिका विभाजन से संबंधित है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस प्रकार के वीडियोस लगातार प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपनी सीधे से अपने मुद्दे पर, जो है कोशिका विभाजन। क्या है? कोशिका विभाजन। क्या होता है कोशिका विभाजन? इस संबंध में आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप बताने का प्रयास करें कि कोशिका विभाजन क्या है। ठीक है, जैसे कि ये एक मेरी घड़ी है, स्मार्ट वॉच। ठीक है, इसको मैं आपको तोड़ के बताता हूं। 2 हिस्से में आ गई, ये क्या हो गई? विभाजित हो गई। क्या हो गया? विभाजित हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से एक चीज और देख लेते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो ये पेन भी क्या होगी? 2 भागों में आ गई। क्या हो गई? 2 भागों में। यानी कि कोशिका विभाजन को आप समझेंगे तो आपको यह समझ लेना है कि एक कोशिका, क्या? एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका की बात हो रही है, यदि वो एक कोशिका आगे चलकर, जैसे ये कोशिका के अंदर का केंद्रक है और ये है आपकी कोशिका। ठीक है, ये एक कोई कोशिका है जो कोशिका अपना संपूर्ण जीवन जीने के बाद आगे चल के डिवाइड होगी। डिवाइड होने के बाद ये कोशिका आगे चल के 2 कोशिकाओं में बट जाएगी। कितने कोशिकाओं में बट जाएगी? 2 कोशिकाओं में। तो एक कोशिका का
दो कोशिकाओं में बंट जाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है कि कोशिका के एक से दो हिस्सों में बंटने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कोशिका विभाजन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कोशिका विभाजन क्या है। यानी कि पहले हमने ये घड़ी ली थी, ठीक है, इस घड़ी को हमने तोड़ के दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो दो भागों में बांटने का मतलब यदि कोई एक चीज दो भागों में बट जाए तो उसको कहते हैं उसका विभाजन। जैसे कि सन 1947 1947 याद है वो दिन 1947 भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के बाद दो देश बने, एक था हमारा भारत, दूसरा था पाकिस्तान, ठीक है। विभाजन मतलब टूटना, बिखर जाना, ठीक है। एक से दो, दो से चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिका के संबंध में एक से दो ही होंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो एक से दो चीजों का बंटना विभाजन कहलाता है। उसी प्रकार से जब एक कोशिका आगे चल के दो छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ती हुई नजर आती है तो वो विभाजन की प्रक्रिया है, और जब वो बढ़कर अलग से व्यवस्थित दिखाई देने लगती है तो ये विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। अब ये जो कोशिका विभाजन है वो होता कितने प्रकार से है हमारा प्रश्न। दूसरा क्या है कि कोशिका विभाजन क्या है, ये तो हम समझ गए। कोशिका विभाजन क्या है कि कोशिका का एक से दो हिस्सों में बंट जाना कोशिका विभाजन है। अब ये होता कितने प्रकार से है, दूसरा प्रश्न क्या है कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो ये जो अधिकांश तक किताबें हैं आपकी, जहां जहां जिस जिस किताबों से आप पढ़ते होंगे, अधिकांश तक किताबों में आपको दो ही प्रकार नजर आते होंगे कि कोशिका विभाजन जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोशिका विभाजन तीन प्रकार से है। देखो मैंने एरो तीन बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो ही लिखेंगे, अपन तीन लिखेंगे, ठीक। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से। एक होता है आपका असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन को आप सूत्री कोशिका विभाजन भी कह सकते हैं। तीसरा है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तीसरा कौन सा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इंग्लिश में इनको कहते हैं एमाइटोसिस सेल डिवीजन, एमाइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा है आपका माइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरा कौन सा है, माइटोसिस सेल डिवीजन। तीसरा है मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन। तो तीन प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका का एक से दो भागों में बढ़ जाना कोशिका विभाजन कहलाता है। और ये कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होता है। तीन कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहला प्रकार है असूत्री कोशिका विभाजन यानी कि एमाइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरा है सूत्री या समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन, और तीसरा है आपका अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये होते कहाँ कहाँ हैं, तो ये जो एमाइटोसिस सेल डिवीजन है वो अति सूक्ष्म जीवों के अंदर देखने को मिलता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है आपका असूत्री कोशिका विभाजन यानी कि एमाइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। बाकी के अधिकांश जो जीव हैं, अधिकांश का लगभग सभी जीवों के अंदर जो देखने को मिलता है वो है आपका समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये अधिकांशतः सभी जीवों में होने वाला कोशिका विभाजन है। अब सभी जीवों के अंदर आपका समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों ही कोशिका विभाजन हो रहा है, तो फिर दो अलग अलग प्रकार से क्यों हो रहा है। अगला प्रश्न यही आएगा ना कि अगर हमारे अंदर कोशिका विभाजन हो रहा है तो हम सूक्ष्म जीव नहीं है, तो हमारे अंदर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए ना। हमारे अंदर ये दोनों हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन है ये हमारे शरीर की कायिक कोशिका, कायिक यानी कि सोमेटिक है ना, सोमेटिक सेल के अंदर होने वाला जो सेल डिवीजन है वो सोमेटिक सेल डिवीजन है यानी कि कायिक कोशिका विभाजन है। समसूत्री कोशिका विभाजन को हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके तीन नाम हो गए, समसूत्री कोशिका विभाजन या सूत्री कोशिका विभाजन या सोमेटिक सेल डिवीजन यानी कि हिंदी में कायिक कोशिका विभाजन, ठीक है। तो ये हमारे शरीर की कायिक कोशिका में होता है, जबकि ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है वो हमारे शरीर की जनन कोशिका में होता है। यदि किसी पुरुष की बात की जाएगी
तो पुरुष की जनन कोशिका होती है स्पर्म, के अंदर होने वाला जो सेल डिवीजन है वो अर्धसूत्री होगा। मादा यानी कि महिलाओं की जो जनन कोशिका होगी वो है अंडाणु, उसके अंदर होने वाला सेल डिवीजन होगा आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। फिर इसके अलावा मेल हो या फीमेल हो, उसके शरीर के अंदर संपूर्ण कोशिका के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है वो सोमेटिक सेल डिवीजन ही हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, ठीक है, घाव हो जाता है, ये घाव शारीरिक की बात हो रही है, दिल पे लगे हुए घाव की बात नहीं हो रही, ठीक है, कि दिल पे जो घाव लगा है और उसको कैसे भरे, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ, उसकी बात करेंगे आगे चल के। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो शरीर पर लगे हुए घाव की बात कर रहे हैं। जब शरीर पर कोई घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं वो घाव भर जाते हैं, चोट भर जाती है, यानी कि हमको कुछ निशान रह जाते हैं और वो जो चोट है वो गायब हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो यही जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसी समसूत्री कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे हमारी वो चोट ठीक हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ हमने क्या समझा है कि कोशिका विभाजन का मतलब है एक कोशिका के दो कोशिका में बट जाने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन है, ठीक है। अब ये एक कोशिका से दो कोशिका जो बन रही है वो कितने प्रकार से बन रही है, यानी कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस यानी कि अर्धसूत्री जो है वो सूक्ष्म जीवों में हो रहा है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस जो है वो बहुकोशिकीय जीवों में हो रहे हैं। जैसे बहुकोशिकीय जीव यानी हम अपना उदाहरण ले लें तो हमारे शरीर की सोमेटिक सेल के अंदर होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और जनन कोशिकाओं के अंदर होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आ गई होगी कि कोशिका विभाजन जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का है और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। पहले समझने का प्रयास करेंगे अपन असूत्री कोशिका विभाजन से। असूत्री कोशिका विभाजन यानी कि ए माइटोसिस सेल डिवीजन, ए माइटोसिस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को पढ़ने के पहले एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि एक प्रैक्टिकल करते हैं अपन। प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजें लगेंगी जिनको मैं तैयार करता हूं। चलिए, प्रैक्टिकल के लिए चीजें तैयार हो गई हैं। ये बोतल दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। ये बोतल के अंदर एक काला काला ढक्कन जैसी कोई वस्तु दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है ना। अब आपको ये बोतल नहीं समझनी है, अब आपको क्या समझना है, इसको एक कोशिका समझ लेना है। ये क्या है, आपकी एक कोशिका है, ठीक है। और इस कोशिका के अंदर जो काला काला हिस्सा है वो है केंद्रक, वो क्या है, न्यूक्लियस। और जो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो क्या है, इसका साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर शुरुआत में हम पढ़ चुके थे कि कोशिका के अंदर मुख्य रूप से क्या चीजें पाई जाती हैं, 3। एक ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये सेल के ऊपर का हिस्सा है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव का नाम क्या है, उस द्रव का नाम है साइटोप्लाज्म। तो ये जो द्रव पानी है जो साइटोप्लाज्म हो गया। और ये जो काला काला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है केंद्रक। तो कोशिका के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं। पादप कोशिका होगी तो 4 पाई जाएंगी, इसके ऊपर एक लेयर और होगी जिसे अपन क्या नाम दे देंगे, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो अपन इसको मान के चल रहे हैं एक नॉर्मल कोशिका जिसके अंदर हम सेल डिवीजन को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कोशिका है, इस कोशिका का जो ऊपरी हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म, और जो काले रंग का दिख रहा है वो न्यूक्लियस। अब सेल 2 भागों में बटेगी ना, तो मान के चलो इसको हमने तोड़ दिया, इसको क्या किया, हमने तोड़ दिया। तो जैसे ये कोशिका है इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अब ये एक ऊपर की कोशिका एक नीचे की कोशिका है। जब दोनों कोशिकाएं अलग अलग हैं तो देखो पानी तो 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन न्यूक्लियस तो एक ही जगह रह गया, है ना। पानी यानी कि क्या होगी, आपकी जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों अलग अलग जगह जा चुकी हैं। एक ये कोशिका एक ये कोशिका है, यानी कि एक ये पूरी बड़ी कोशिका थी जिसको हमने बांट दिया 2 हिस्सों में। यानी कि इसको हम यहाँ से काट देंगे तो काटने के बाद ये 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक इस प्रकार से,
एक कोशिका से दो कोशिका, यानी कि ये एक कोशिका से जिसको हमने काट के दो अलग अलग कोशिका बना दिया। तो जब ये दो कोशिका बन जाएंगी तो ऐसी स्थिति में देखो साइटोप्लाज्म तो दोनों में चला गया, लेकिन न्यूक्लियस तो एक ही जगह गया है, न्यूक्लियस तो एक ही जगह गया है ना। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा याद रखना कि जब भी कोशिका विभाजित होगी तो सबसे पहले कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है विभाजन, इसमें पहले प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले किसमें? सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक विभाजित होता है। कोशिका विभाजन के अंतर्गत जब विभाजन का चरण प्रारंभ होगा तो विभाजन के चरण में सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा। सिंपल सी बात, इस प्रैक्टिकल से समझ गए होंगे केंद्रक क्यों विभाजित हो रहा है, क्योंकि अगर केंद्रक विभाजित नहीं हुआ तो कोशिका अगर दो भागों में बट गई तो केंद्रक तो किसी एक में ही रह जाएगा ना, दूसरे में कैसे जाएगा। तो सबसे पहले इस कोशिका के अंदर डिवीजन होगा तो ये कोशिका जो रहेगी वो आगे जाने के पहले, यानी कि विभाजन की स्थिति में जाने के पहले वो केंद्रक को विभाजित करेगी, तब जाके ये कोशिका पूरी बटेगी। ठीक है, अब जब केंद्रक विभाजित होगा तो किस प्रकार से होगा, कौन कौन से चरण होंगे, अवस्थाएं होंगी, उप अवस्थाएं होंगी, एक एक करके सारी चीजों को व्यवस्थित समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे कि कोशिका विभाजन जो है वो कोई सा भी हो, एमाइटोसिस हो, माइटोसिस हो, मियोसिस हो, तीनों प्रकार के कोशिका विभाजन के अंदर सबसे पहले कोशिका जब विभाजित होगी तो कोशिका के अंदर पहले क्या विभाजित होगा, उसका केंद्रक। मान के चलो ये एक कोशिका है, ठीक है, मैं एक कोशिका बना देता हूं आपके लिए कि ये एक कोशिका है। ठीक है, जब ये कोशिका आगे चल के डिवाइड होगी तो डिवाइड होने के पहले चरण में क्या होगा, ये कोशिका आगे चलकर जब पूरी विभाजित होगी उसके पहले ये जो न्यूक्लियस है उसका इस तरीके से न्यूक्लियस दो हिस्सों में बंटने का प्रयास करेगा। ये एमाइटोसिस सेल डिवीजन है। एमाइटोसिस सेल डिवीजन के अंतर्गत क्या होता है, जब कोशिका विभाजित होती है, यह मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के अंदर होता है, जिसके अंदर जब कोशिका विभाजित होगी तो ये एक कोशिका विभाजित होने के साथ साथ पहले चरण में क्या करेगी, अपने अंदर जो न्यूक्लियस है उसको विभाजित करेगी। जब ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यानी कि एक से दो हिस्सों में बट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आने के बाद कोशिका के साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। ठीक है, जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तब इसके बाद अगला चरण प्रारंभ होगा, और वो कौन सा रहेगा, वो ये वाला रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये कोशिका आगे चलकर पूरी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। एक केंद्रक ऊपर चला गया, एक केंद्रक नीचे चला गया, और दोनों केंद्रक के एक साइड अलग अलग हो जाने से ये स्थिति कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, ये एक कोशिका हो जाएगी, ये एक कोशिका हो जाएगी, और इनके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी अलग अलग चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत सरल प्रकार का कोशिका विभाजन है, जो सरल जीवों के अंतर्गत, यानी कि निम्नलिखित में से जो भी जीव होंगे वो सूक्ष्म जीव आपकी परीक्षा में पूछे जाएं उनमें टिक कर देना। ठीक है, ये जो कोशिका विभाजन है वो है आपका इस प्रकार का एमाइटोसिस सेल डिवीजन। इसके अंदर ज़्यादा विशेष कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनते हैं, चाहे वो पीएससी का हो, यूपीएससी का हो, एसआई का हो, एसएससी का हो, पटवारी का हो, किसी भी एग्जाम का हो। एमाइटोसिस सेल डिवीजन से परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन जो प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा जरूर करेंगे। जैसे कि एमाइटोसिस सेल डिवीजन किस में होता है, तो सूक्ष्म जीवों में होता है। एमाइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे एक से कोशिका दो बन जाती हैं, और इस प्रकार का विभाजन जो है वो असूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है वो है समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, समसूत्री। अब ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसी समसूत्री कोशिका विभाजन को सूत्री कोशिका विभाजन भी कह रहे हैं। इसी को हम कायिक यानी कि सोमेटिक सेल डिवीजन भी कह रहे हैं। तो इसके अपने को तीन नाम याद रखने हैं, समसूत्री हो, सूत्री हो या कायिक हो, एक ही बात है। अब ये समसूत्री है ना, इसका मतलब सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, यानी कि कोई एक पेरेंटल सेल ले लो आप, जैसे कि मान के चलो हम अपने शरीर की कोशिका ले लेते हैं। मानव शरीर की जो कोशिका है वो हमने ले ली है। मानव शरीर की जो सोमेटिक सेल होती है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ ही लिया था।
तो जब ये 46 गुणसूत्र कोशिका डिवाइड होने के बाद देखे जाएंगे तो दोनों कोशिकाओं के अंदर इनकी संख्या कैसी रहेगी, समान रहेगी, यानी कि 46 और 46 ही रहेंगे। इसके अंदर यदि 46 क्रोमोसोम हैं तो इसके अंदर भी कितने होंगे, 46 होंगे, और इसके अंदर भी 46 ही होंगे। समान होने के कारण ही इसको समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। चूंकि यह कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिका में होता है, इसलिए इसको कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। ज्यादा अपने को लोड नहीं लेना है, क्रमबद्ध रूप से चीजें चल रही हैं, चीजें नोट करते जाओ और नोट करने के साथ साथ याद करते जाओ, ठीक है। तो इसको समसूत्री कोशिका विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मदर कोशिका है, इस मदर कोशिका के बाद जो बनने वाली दो संतति कोशिका हैं, यानी कि मदर सेल से जो दो डॉटर सेल बन रही हैं, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, मदर सेल के बराबर समान है, इसलिए समसूत्री कोशिका विभाजन है, ठीक है। अब समसूत्री कोशिका विभाजन होगा कैसे, जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका विभाजन के चरण को आप जानने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे और चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर करने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो है जीवन चक्र, ठीक है। मान के चलो ये कोशिका का अभी हाल ही में जन्म हुआ है, क्या हुआ है, इसका अभी हाल ही में जन्म हुआ है। तो जब इसका अभी तुरंत जन्म हुआ है तो क्या ये तुरंत डिवाइड हो जाएगी, नहीं ना। इसको डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएगी तब ये इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन का फेज स्टार्ट होगा, पहले नहीं होगा। जैसे ये कोशिका अभी हाल ही में 1 सेकंड पहले जन्म ली है, तो जब 1 सेकंड पहले जन्म लिए तो क्या अगले ही सेकंड डिवाइड हो जाएगी, नहीं ना। उसको मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है ना, उसको मैच्योर होने का जो टाइम लगेगा वो हम उसको जीवन चक्र कहते हैं। कोशिका का पूरा जीवन चक्र जिसके अंतर्गत कोशिका अपना पूरा जीवन काल जीती है, ठीक है। तो इस कोशिका के जीवन चक्र को हमें मुख्य रूप से 3 उप अवस्थाओं में पढ़ना है। कितनी अवस्थाओं में, 3 उप अवस्थाओं में पढ़ना है। पहला हमारा जो उप अवस्था है वो है G1, दूसरा है S, तीसरी है G2, ठीक है। G1, S और G2। जीवन वो नहीं है जिसके अपोनेंट में कौन, रावण, वो वाला जीवन रावण नहीं है। जीवन यानी कि गैप 1, S यानी कि सिंथेसाइज फेज, और G2 यानी कि गैप 2, ठीक है। अब इतना मान के चलो कि जब ये कोशिका जन्म लेगी तो इस कोशिका को ये बता दिया जाएगा तुरंत के बेटा आगे चल के तुमको डिवाइड होना है। आपकी जो संपत्ति है जो आप इकट्ठा करोगे वो आपको आगे चल के अपने दोनों संतानों में, लड़का और लड़की अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, 2 संतान जो आपकी जन्म लेंगे उन दोनों संतानों में आपको अपनी संपत्ति बराबर बराबर हिस्सों में बांटनी है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांटने के लिए आपको संपत्ति अर्जित करना पड़ेगी, इकट्ठी करनी पड़ेगी। और जब आपके पास संपत्ति होगी नहीं तो बांटोगे क्या, है ना। तो ऐसी स्थिति में अब ये संपत्ति इकट्ठा करेगी। संपत्ति इकट्ठी करने की इसकी 3 चरण है कुल मिला के। जब ये कोशिका आगे चल के डिवाइड होगी तो डिवाइड होने के साथ साथ इसको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जैसे डीएनए की आवश्यकता होगी, जैसे गुणसूत्र की आवश्यकता होगी, जैसे फैट की आवश्यकता होगी, जैसे और भी कई आवश्यक पदार्थ है जिनकी आवश्यकता होगी ना। तो अपने जीवन चक्र के अंदर उन चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगी। गैप 1 के अंतर्गत ये जो कोशिका होगी जो अपने जीवन चक्र को जी रही है वो गैप 1 के अंतर्गत क्या करती है, अपने अंदर प्रोटीन के संश्लेषण और साथ ही साथ आरएनए के संश्लेषण में मतलब कार्य करती है। ऐसा समझ लो कि प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण में भागीदारी निभाएगी, यानी कि अपने अंदर इन चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगी, ठीक है। सिंथेसाइज फेज के अंतर्गत ये जो होगी कोशिका वो अपने अंदर क्या करेगी, डीएनए के द्विगुणन के कार्य को करना प्रारंभ कर देगी। डीएनए द्विगुणन करेगी यानी कि डीएनए कितने कर लेगी, डबल कर लेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण को आपको सिर्फ समझना है, वास्तविक रूप से मान के नहीं चलना है। जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर हम जो गुणसूत्र समझ रहे हैं वो गुणसूत्र तो चलो 46 हैं, इस कोशिका के अंदर गुणसूत्र तो 46 है ना। अब इन 46 गुणसूत्रों के अंदर डीएनए होगा, कितना डीएनए होगा, तो हम ये एक अंदाज से मान लेते हैं कि इसके अंदर जो डीएनए है वो 100 ग्राम है। ग्राम में नहीं नापते हैं,
इस चीज को हमेशा याद रखना, लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा इस चीज का सहारा ले रहा हूं कि इस कोशिका के पूरे जीवन चक्र के अंदर जितने भी गुणसूत्र हैं वो कितने हैं। अपन ने मान लिया मानव शरीर के अंदर 46, तो हमने मानव शरीर की कोशिका ले ली है। मानव शरीर की इस कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र के अंदर टोटल डीएनए कितना है, तो इसके अंदर जो टोटल डीएनए उदाहरण के लिए मान लो भैया 100 ग्राम है। तो अब इस सिंथेसाइज फेज के अंदर ये 100 ग्राम को डबल करेगी। कितना करेगी? 200 ग्राम करेगी। 100 ग्राम इंटू 2, वो 200 ग्राम डीएनए क्या कर लेगी? इकट्ठा कर लेगी, यानी कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा बना लेगी। क्यों बना लेगी? इसलिए बना लेगी क्योंकि आगे चल के ये क्या करेंगे? आधे आधे बांटेंगे तो किसी के पास कम नहीं रह जाए। अगर इस 100 में से ही आधा आधा बांट देगी तो वो आधे ही रह जाएंगे, 50-50 रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तो अर्धसूत्री कोश का विभाजन हो जाएगा, जबकि समसूत्री कोश का विभाजन है, यानी कि ऐसी स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, है ना। डीएनए भी क्या होगा? समान होगा। और इसके अंदर गुणसूत्र 46 हैं, तो इधर बनने वाले 46 होने के लिए डीएनए भी डबल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सिंथेसाइज फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट होने लगता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू क्या होने लगेगा? डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से समझ लें। लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र जो होंगे वो 46 ही रहेंगे। गुणसूत्रों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। गुणसूत्र 46 यानी कि जो 23 जोड़ी थे वो 23 जोड़ी ही बने रहेंगे, लेकिन 23 जोड़ी गुणसूत्र के अंदर जितना डीएनए है उन डीएनए का हिस्सा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा सिंथेसाइज फेज के अंतर्गत। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र के अंतर्गत किस अवस्था में या किस चरण में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, यानी डीएनए द्विगुणन होता है, तो आपको एस अवस्था लगा दे देनी है, यानी कि एस फेज लगा देनी है। ठीक है। फिर उसके बाद गैप टू में कोशिका थोड़ा आराम करेगी। आराम के साथ साथ वो अपने अंदर प्रोटीन और आरएनए को वापस से इकट्ठा करने का प्रयास करेगी। इन चीजों की भी आगे चल के और आवश्यकता महसूस होनी है। ठीक। इतना काम होने के बाद अब ये अपने जीवन का लगभग 90 से 92% हिस्सा जीत चुकी होगी। ठीक है। इतना जीने के बाद अब इसके अंदर होगा विभाजन का चरण प्रारंभ। ठीक है। जब विभाजन का चरण प्रारंभ होगा तो विभाजन के चरण में सबसे पहले जो विभाजित होगा वो होगा आपका केंद्रक। देखा अपन ने अभी, सबसे पहले क्या विभाजित होगा? केंद्रक। फिर केंद्रक के बाद जो विभाजित होगा वो होगा कोशिका द्रव्य। क्या होगा? कोशिका द्रव्य। यानी कि केंद्रक के बाद आपके कोशिका द्रव्य में विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस में डिवीजन। और न्यूक्लियस के अंदर जो डिवीजन होगा वो 4 चरण में होता है, यानी कि 4 उप अवस्थाएं होंगी। पहली होगी मेटाफेज, दूसरा एनाफेज, तीसरा टीलोफेज या टेलोफेज भी कहते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो गया है। पहला है आपका प्रोफेज, ठीक है, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है आपका एनाफेज, चौथा है आपका टीलोफेज यानी कि टेलोफेज। ये 4 उप अवस्थाएं जिसके अंतर्गत न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद डिवीजन स्टार्ट होगा कोशिका द्रव्य में। अब कैसे डिवीजन स्टार्ट हो रहा है इस चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको साइड करते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। जैसे ये है एक आपकी कोशिका जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना कि ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगा। तो डिवीजन स्टार्ट होने के पहले ये क्या होगा? इंटरफेज में अपने अंदर क्या करेगा? कोशिका चक्र के माध्यम से अपनी संपूर्ण लाइफ को जीने का प्रयास करेगी। ठीक है। और इंटरफेज के अंतर्गत 3 उप अवस्थाएं अभी अपन ने देखी है ना। ये जो है वो इसको इंटरफेज कहते हैं, यानी कि अंतरावस्था। हिंदी में कहते हैं इसको इंग्लिश में इंटरफेस, हिंदी में अंतरावस्था, जिसके अंदर 3 उप अवस्थाएं होती हैं छोटी छोटी सी, G1, S और G2। ठीक है। इतना काम कंप्लीट होने के बाद फिर उसके अंदर विभाजन जब चालू होगा तो विभाजन के अंदर सबसे पहले होगा केंद्रक डिवीजन, केंद्रक के बाद होगा साइटोप्लाज्म, और जब केंद्रक होगा तो केंद्रक के अंदर सबसे पहले जो डिवाइड होने वाला है वो होने वाला है आपका न्यूक्लियस। अब देखो ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो अपन ने एक झिल्ली बना रखी है, इस झिल्ली का नाम क्या है? हम पढ़ चुके हैं, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो प्रोफेज अवस्था के अंदर जब केंद्रक डिवाइड होना प्रारंभ होता है तो प्रोफेज अवस्था के अंदर आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर पाई जाने वाली आपकी जो न्यूक्लियोलस होती है, केंद्रक के अंदर एक छोटा गोला जिसे अपन केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो भी इसके अंदर गायब हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी गायब हो जाएगा। इसके अंदर जो गोल्जी बॉडी है वो भी गायब हो जाएगी। यानी कि इस प्रोफेज अवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की कुछ चीजें आपको बनी हुई दिखाई देंगी, जिसके अंतर्गत आप क्या समझेंगे कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपकी न्यूक्लियोलस है ना, साथ ही साथ केंद्रक झिल्ली, साथ ही साथ गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ और अन्य भाग क्या है, घुल जाएंगे। जैसे पानी के अंदर शक्कर डाली और शक्कर को चम्मच से घोल दिया और शक्कर क्या है उसके अंदर है लेकिन घुल चुकी है, ऐसे ही ये सारी चीजें इसके अंदर होंगे लेकिन घुल चुके होंगे। घुलने का मतलब डिसॉल्व हो चुके होंगे, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं देंगे। तो प्रोफेज अवस्था के अंदर इतना होगा। इसी के साथ साथ एक चीज और होगी, स्पिंडल फाइबर बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बनने लगेंगे। स्पिंडल फाइबर्स को हिंदी में तुर्क तंतु कहते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर के बनने के साथ साथ ये क्रिया थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी। तो लगभग ये जो स्थिति है वो बनना प्रारंभ हो जाएगी धीरे 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 धीरे। और ये जो बनना प्रारंभ हो रही है, ये सारी चीजें जो अभी अपन ने बात की हैं वो प्रोफेज अवस्था के अंदर हो रही है। प्रोफेज अवस्था के बाद स्टार्ट होती है आपकी मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था में क्या होगा इस चीज को समझ लेते हैं। मेटाफेज अवस्था के अंतर्गत जो स्पिंडल फाइबर है वो पूरी तरीके से आपके इस कोशिका में स्पष्ट रूप से फैले हुए नजर आने लग जाएंगे। इस तरीके से ये जो मेटाफेज अवस्था है, इस मेटाफेज अवस्था के बाद, इस प्रोफेज अवस्था के बाद ये जो मेटाफेज अवस्था है कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगी। जब इस तरीके से दिखाई देने लगेगी तो इसी के ऊपर जो आपके गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से व्यवस्थित रूप से इकट्ठे दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बनाए हैं, लेकिन मानव शरीर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी है, तो यहाँ पे 23 दिखाई देंगे, लेकिन 23 पूरे बनाएंगे तो फिर क्या रायता सा फैलता हुआ नजर आएगा, इसलिए हमने उदाहरण के लिए 5 बना दिए। ठीक है, तो पूरे 23 इसी मेटाफेज अवस्था में बीच में आके इकट्ठे और व्यवस्थित दिखाई देने लगेंगे। और याद करो वो पिछला लेक्चर जब हमने कहा था कि क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम है, यहाँ पे इनको हम क्रोमोसोम कहने लगेंगे क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिन फूलकर मोटे और व्यवस्थित मेटाफेज अवस्था में दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था के बाद अगली जो अवस्था है वो है आपकी एनाफेज। एनाफेज अवस्था के अंदर क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर से क्या होने लगेगा, एक खिंचाव पैदा होने लगेगा इस गुणसूत्र में, कुछ ऊपर की ओर खींचने लग जाएंगे, कुछ नीचे की ओर खींचने लग जाएंगे और बीच में एक बिंदु होगा जिसे काइनेट कोर कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके कुछ हिस्से ऊपर खींचने लगेंगे, कुछ हिस्से नीचे खींचने लगेंगे, कुछ इस प्रकार से चीजें होंगी, जैसे कि ये नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, और ये एक दूसरे पे विपरीत दिशा में क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे। तो आधे हिस्से ऊपर चले जाएंगे, आधे नीचे चले जाएंगे। तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेंगे कि ये जो हिस्सा है वो आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या हो गए, 2 भागों में बट गए। गुणसूत्र क्या हो गए, 2 भागों में बट गए। अब गुणसूत्र 2 भागों में बट गए यानी कि आधे आधे हो गए, है ना। याद करो वो टाइम जब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि गुणसूत्र जब आधे आधे बट जाएंगे उसके बाद भी दोनों में समान गुणसूत्र होंगे। क्यों? क्योंकि आपके इस चरण के अंदर कहाँ गई अपनी, आएगी अभी आएगी, इधर है, हाँ ये एस फेज के अंदर डीएनए डबल हो चुका था ना, यही डबल डीएनए आगे चल के बाकियों के जो आधे गुणसूत्र हैं उन आधे गुणसूत्रों का और निर्माण कर देगा, जिससे गुणसूत्र की संख्या 46 के 46 ही रहेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये है आपकी एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था के बाद जो स्टार्ट होगी वो आपकी टीलोफेज अवस्था होगी। टीलोफेज अवस्था के अंतर्गत ये जो प्रोफेज अवस्था में हुआ था वही सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी वो वापस से बन जाएगी, यानी कि एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक आपको जिस अवस्था में दिखाई दे रहे हैं वो है टीलोफेज। ये प्रोफेज था, ये मेटाफेज था, ये एनाफेज था और ये टीलोफेज है। ठीक है,
टीलोफेज को प्रोफेज की अपोजिट अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर जो प्रोफेज में गायब हुए थे वो सब यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। गोल्जी बॉडी गायब हुई थी वो भी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हुआ था वो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी वो भी आ जाएगी, बल्कि डबल डबल आ जाएगी, ठीक है। जो गुणसूत्र, ठीक है, जो गुणसूत्र आपके यहाँ पे थे वो आगे चल के बटे थे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे व्यवस्थित दिखाई दी आधे आधे बटे, वो फिर आके क्रोमेटिन के रूप में उलझकर यहाँ पे व्यवस्थित दिखाई देने लगेंगे। और गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे अगर 46 है तो यहाँ पे भी 46 होगी, यहाँ पे भी 46 होगी। इसके अंदर अंदर की बात हो रही, इधर भी 46 होगी और इधर भी 46 होगी। ये है केंद्रक विभाजन, यानी कि एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन गए। फिर इसी के आगे की जो अवस्था कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी कोशिका द्रव्य विभाजन। और कोशिका द्रव्य में जब विभाजन होगा तो कुछ इस प्रकार से कोशिका आपकी दिखाई देने लगेगी, वो जीरो फिगर टाइप से। एक केंद्रक ऊपर की ओर चला जाएगा, एक केंद्रक नीचे की ओर चला जाएगा, और इस केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो अपनी अपनी जगह अलग अलग बटते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो आपकी कोशिका है वो इस तरीके से दो कोशिका के रूप में बट जाएगी। कितने कोशिका के रूप में बट जाएगी? दो। और दोनों कोशिका के पास अपने अपने न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पहले ही डिवाइड हो चुका था। और दोनों न्यूक्लियस के अंदर आपके गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होगी जितनी आपकी पहली जो मदर सेल थी उसके अंदर थी, ठीक है। यानी 46 मतलब 46। ये है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। तो समसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो मुख्य रूप से कितने चरण में हो रहा है? 5 चरण में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। विभाजन के 5 चरण हो गए। समसूत्री कोशिका विभाजन में विभाजन के कितने चरण हो गए? 5। और विभाजन के पहले की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? वो इंटरफेज है। इंटरफेज जो है विभाजन के पहले की अवस्था है। और इंटरफेज के अंदर जो कोशिका कितनी उप अवस्थाओं में जी रही है? तो 3 उप अवस्थाओं में, G1, S और G2, यानी गैप 1 सिंथेसाइज और गैप 2, ठीक है। सिंथेसाइज फेज के अंदर यानी कि एस फेज के अंदर जो आपका डीएनए है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी डीएनए डबल होने लगता है। डीएनए 1 से 2 बनने लगते हैं, 2 से 4 बनने लगते हैं, यानी कि डीएनए की संख्या मतलब संख्या उतनी रहती है, भाग जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है। और इस प्रकार से आपका समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि मियोसिस माइटोसिस सेल डिवीजन है वो पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आगे रहेगा अपना वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो केवल जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। मेल की जनन कोशिका अलग है, फीमेल की जनन कोशिका अलग है, और दोनों की जनन कोशिकाओं के अंदर होने वाला कोशिका विभाजन जो है वो कहलाता है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। यानी कि अगर ये मेल की एक स्पर्म कोशिका है और ये फीमेल की स्पर्म कोशिका है, ठीक है, मान के चलो इसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं और इसके अंदर ये मान के चलना है होते नहीं है, ठीक है, इसके अंदर 46 गुणसूत्र और 46 ही आ जाएं, इसके भी 46 आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में जब इन दोनों से जुड़ के एक बच्चे का निर्माण होगा, कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे ना। उस बच्चे के अंदर 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। तो ऊपर वाले का करिश्मा देखो आप, भगवान का जो करिश्मा है वो उसको मालूम है, ये सारे गणित वो हिसाब किताब पहले ही से लगा के बैठा है। इसलिए जब मेल और फीमेल के संपर्क से जब बच्चे का निर्माण होता है तो उनकी कोशिकाओं के अंदर होने वाला जो कोशिका विभाजन है वो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिससे इनके अंदर गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है? आधी रह जाती है। किसी रह जाती है? आधी रह जाती है। और जब इन दोनों से जुड़कर एक बच्चे का निर्माण होता है तो उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 यानी कि पूरी हो जाती है, जिसमें आधे जो गुणसूत्र हैं वो माता से आते हैं, आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का करिश्मा ही है। अब ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को आप यदि समझना चाहें तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरण में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में से मियोसिस जो सेकंड होती है यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का दूसरा जो चरण चलता है वो एज इट इज माइटोसिस जैसा होता है।
एज इट इज माइटोसिस यानी कि जो समसूत्री कोश का विभाजन है जो अभी हमने पढ़ा उसी के समान चलता है, कुछ भी अंतर नहीं है, कॉमा फुल स्टॉप एज इट इज सेम। ठीक है, तो ये जो है वो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से चलेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन। अच्छा, इसको केंद्रक द्रव्य में जब विभाजन होता है या केंद्रक विभाजन जब होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है तो इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा समसूत्री कोश का विभाजन, यही समसूत्री कोश का विभाजन एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। समसूत्री कोश का विभाजन मियोसिस सेकेंड दोनों सेम है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पढ़ने की आवश्यकता है तो क्या पढ़ने की आवश्यकता है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट बहुत जरूरी है, तो मियोसिस फर्स्ट को थोड़ा देख लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर अपन को ये कोशिका ले लेते हैं कि भाई अपन कलर भी सेम ले लेते हैं, जैसे कि ये एक आपकी कोशिका है, ये एक जनन कोशिका होगी, चाहे आप मेल की लेके चलो या फीमेल की लेके चलो, कोई सी भी एक कोशिका ले लो, ये एक जनन कोशिका है। ठीक है, इस जनन कोशिका के अंदर जो कोशिका विभाजन अपन पढ़ रहे हैं तो पहले तो इसकी इंटरफेज चलेगी, उसके बाद विभाजन की अवस्था में सबसे पहले चलेगा प्रोफेज, केंद्रक विभाजन होगा ना पहले तो प्रोफेज, प्रोफेज में भी प्रोफेज फर्स्ट क्योंकि ये पहली अवस्था है ना। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट है तो प्रोफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद टीलोफेज या टेलोफेज फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट 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 इनके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 और उप अवस्थाएं होती हैं छोटी सी, इनको भी समझ लो। परीक्षा में अगर थोड़ा डेप्थ में प्रश्न बनाया जैसे कि एसआई, एसएससी, पटवारी और कांस्टेबल जैसी जो व्यापम और एसएससी परीक्षा लेती है वहां पे साइंस थोड़ा और डेप्थ में जाता है। पीएससी में इतना डीप में नहीं पूछते हैं, लेकिन ये जो अन्य परीक्षाएं जिनका भी अपने नाम लिया है यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेज के अंदर 5 उप अवस्थाएं होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर विभाजन के कुछ अलग अलग चरण चलते हैं, उनको समझना है। इसका एक सूत्र है जो कि कहीं से मैंने टिप लिया है, मुझे याद भी नहीं मैंने कहां से टिपा है, बट आपके काम का है, आप सूत्र पे ध्यान देना। सूत्र ये है लेजी पड़ी दीदी। दीदी कैसी है? लेजी पड़ी हुई है, लेजी पड़ी दीदी। दीदी कैसी पड़ी हुई है? लेजी पड़ी हुई है। उसको बोलो कि दीदी यार भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दे, और दीदी बोली हट मैं कुछ नहीं बना रही, पैसे दे देती हूँ, मार्केट में से खा के आ जाओ, मेरे लिए भी लिया। उनको बनाना ही नहीं है। मम्मी नहीं, मम्मी होती तो मम्मी खाना बना देती, बोले कि नहीं मम्मी होगी नहीं होगी, वो बात की बात है, अगर तेरे को भूख लग रही तो ये पैसा ले, खुद भी खा, मेरे लिए भी लिया, मैं नहीं बना रही, क्योंकि लेजी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से आपको कुछ नाम याद करने के लिए सहूलियत मिलेगी। लेजी पड़ी में एल का मतलब होता है, ये लेजी में ले का मतलब है लेप्टोटीन। क्या है? लेप्टोटीन। लेजी में मतलब लेप्टोटीन नंबर 1। जी यानी कि जाइगोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन दूसरा जाइगोटीन। पड़ी में पा ले लो आप, पैकिटीन। ठीक है, फिर उसके बाद दीदी में से एक दी डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। फिर उसके बाद दूसरी डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो ये 5 उप अवस्थाएं जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आती हैं। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद वही मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और सारी चीजें चलती रहेंगी। फिर उसके बाद आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा और 1 से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। और जब 1 से 2 कोशिकाएं बनती हुई नजर आएंगी आपको, तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, एक कोशिका से जब 2 कोशिकाएं बन जाएंगी
तो आपको दोनों कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी दिखाई देगी? आधी आधी दिखाई देगी। ये क्या हो गया आपके, इसके अंदर टोटल 46 थी और यहाँ पे अपन देखेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? आधी आधी। कितनी होगी? आधी आधी। इसलिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। इस आधी कोशिका से अगर ये महिला की आपने मान ली है तो पुरुष की आदि जो होगी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद, उससे संपर्क होने के बाद क्या है? बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब यहीं से क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका? मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड जब स्टार्ट हो जाएगा तो मियोसिस सेकंड जो है समसूत्री के समान होगा। जब समसूत्री कोशिका विभाजन के समान होगा तो इनसे भी आगे चल के क्या हो जाएंगे? 2 से 2 कोशिकाएं और बन जाएंगी। ठीक है, इस तरह से होगा कि इससे 2 कोशिकाएं और बनेंगी, तो 1 से 2 बनती है ना, 1 से 2 बनेंगी तो यहां पे भी आपको क्या होगा? 1 से 2 कोशिकाएं बनती हुई नजर आएंगी। बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस बन गया। 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 से 2 कोशिका बनी। ये जो 4 कोशिका बनी, फाइनली अपने को क्या समझ में आया कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों के परिणाम स्वरूप एक मात्र कोशिका से आपकी 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? टोटल 4। और चारों संतति कोशिकाओं के अंदर कंपैरेटिवली देखेंगे तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? आधी आधी होगी। देखो, पहले अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो फर्स्ट हुआ था उसके अंदर आधी रह गई थी, उसके बाद फिर आधी रह जाती तो 11.5 हो जाती है ना, और 11.5 हो जाती तो फिर ऐसी स्थिति में तब भी तकलीफ होती। तो मियोसिस जो सेकंड था वो मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस जैसा ही होने के कारण वो 23 के 23 ही बने रहे, है ना। तो ये है आपका समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री कोशिका विभाजन। थोड़ा वीडियो लेंथी चला गया क्योंकि तीनों चीजों को एक साथ पढ़ा, तो ऐसी स्थिति में वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ गई। अभी थोड़ा इसके अंतर्गत आपको संयम बना के रखना है। इन्हीं चीजों को हम एक एक करके क्या है बाई डायग्राम और कुछ फैक्ट के माध्यम से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा है वो तो पढ़ ही लिया है, समझ भी लिया है, इसी के साथ साथ इनसे जुड़े हुए कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट हैं जो आपको परीक्षा के स्तर में देखने को मिलेंगे, जिन्हें याद कर लेना है। जैसे मेंस में पूछा जाए कोशिका विभाजन, तो ये लिख के आ जाना, कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिका अपने ही अनुरूप नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन से तात्पर्य एक कोशिका अपने ही अनुरूप नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया की प्रथम खोज यानी सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक जो थे वो फ्लेमिंग थे। ये फैक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। अगर आप पटवारी की परीक्षा दे रहे हैं या एसआई एसएससी की या किसी भी फैक्चुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीएससी का प्री भी होगा, तो वहां पे भी आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की या सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो फ्लेमिंग ने दी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार का है, तीनों हम पढ़ चुके हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। इसके बाद जो असूत्री कोशिका विभाजन है उसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, जैसे यह विभाजन बहुत कम होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे जीवों में होता है, तथा इसे समुचित कोशिका विभाजन नहीं माना जाता। यह परीक्षा में फैक्ट पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन अपने आप में समुचित या संपूर्ण कोशिका विभाजन नहीं है, तो आप लगाना है, आपको लगाना है क्या है आंसर? असूत्री, यानी कि ए माइटोसिस सेल डिवीजन। या कुछ विशिष्ट कोशिकाओं जैसे कार्टिलेज, कशेरुकी, भ्रूण झिल्ली, वृद्ध ऊतक आदि तथा कुछ रोगग्रस्त ऊतकों आदि में होते हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीव भी होते हैं, उनमें भी होता है। फिर इसके अंदर देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये कोशिका द्रव्य आपका बना हुआ है, लेकिन विभाजन कहाँ हो रहा है? केंद्रक के अंदर। देखो केंद्रक के अंदर ये विभाजन हुआ, केंद्रक क्या हो गया इस तरीके से आपको थोड़ा चौड़ा होता हुआ दिखा। फिर उसके बाद केंद्रक के अंदर ये 1 से 2 कोशिकाएं, 2 केंद्रक बने एक कोशिका के अंदर, और फिर दोनों कोशिकाएं अलग हो गई तो एक कोशिका के अंदर एक, यानी कि दोनों के अंदर अपना अपना केंद्रक बन गया। जो अपन ने डायग्राम बनाया था लगभग वैसा ही है। ठीक है,
खुल ही नहीं रहा है तो ऐसे आएगा। ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएगा, आपका असूत्री कोश का विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद है समसूत्री कोश का विभाजन। तो इसे सर्वप्रथम यानी कि समसूत्री कोश का विभाजन के बारे में बताया जा रहा है कि समसूत्री कोश का विभाजन के बारे में सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने, स्ट्रॉसबर्गर, बर्गर ये खाने वाला नहीं है कि अपन गप सी खा गए, ये वैज्ञानिक है, स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, तथा फ्लेमिंग ने इसे माइटोसिस नाम दिया। फ्लेमिंग वही है जो कोश का विभाजन के बारे में बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक था ना। कोश का विभाजन के बारे में सबसे पहली जानकारी फ्लेमिंग ने दी थी, और समसूत्री कोश का विभाजन के बारे में सबसे पहली जानकारी स्ट्रॉसबर्गर ने दी थी। और समसूत्री कोश का विभाजन को समसूत्री कोश का विभाजन नाम देने का जो काम किया है वो भी फ्लेमिंग ने किया है। तो यहाँ पे 3-4 फैक्ट एक साथ जुड़ गए हैं, है ना। फ्लेमिंग ने माइटोसिस को माइटोसिस नाम दिया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था, अपन पहले पढ़ चुके थे ना। ठीक वैसे ही माइटोसिस को माइटोसिस नाम फ्लेमिंग ने दिया है, और ये फ्लेमिंग वही है जिसने आपको अभी थोड़ी देर पहले कोश का विभाजन के बारे में बताया, ठीक है। और स्ट्रॉसबर्गर ने समसूत्री कोश का विभाजन के बारे में ज्यादा जानकारी दी है, ठीक है। यह विभाजन मुख्य रूप से कायिक कोश का यानी कि सोमेटिक सेल में होता है, इसलिए इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजीली याद हो सकता है। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो आपकी माता कोशिका जो होगी उसके समान होगी, इसीलिए इसको समसूत्री कोश का विभाजन कहते हैं। यानी कि जो मदर सेल है, जैसे मान के चलो ये एक मदर सेल है, इसी के अंदर सेल डिवाइड जब होगी तो ऐसी स्थिति में एक सेल आगे चल के 2 सेल में जब बटेगी तो दोनों के अंदर यानी कि इससे अगर 46 हैं तो इन दोनों के अंदर भी 46 ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब समसूत्री कोश का विभाजन को समझें तो उसके अंदर पहले होती है आपकी इंटरफेस, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगी एम फेज के पहले, एम फेज के बाद तक ये आपकी इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर सबसे पहले चल रही है आपकी G1, फिर चल रही है S, फिर उसके बाद चल रही है G2। एम फेज का मतलब है आपकी वो विभाजन वाली अवस्था जो कि 2 चरण में होती है। पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोश का द्रव्य विभाजित होता है, ठीक है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ जाएंगे, जिसका आप क्या करने वाले हो मुझे पता है, आप स्क्रीनशॉट लेने वाले हो, इसलिए मैं हट ही जाता हूं, आप आराम से ही ले लो, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और एम फेज के अंदर देखो 1 से 2 कोशिकाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरफेज के अंतर्गत क्या है, यह 2 सूत्री विभाजन के बीच की अवस्था है। इंटरफेज क्या है, 2 विभाजन के बीच की अवस्था है। जब कोई दूसरी विभाजित होगी उसके पहले भी इंटरफेज चल रही होगी, और जब ये विभाजित हुई है तो इसने भी इंटरफेज जिया होगा, ठीक है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला गैप 1 सिंथेसाइज, गैप 2 यानी G1, S और G2। इसके अंतर्गत क्या होता है, सक्रिय आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपको आरएनए और प्रोटीन याद रखना है। गैप 2 के अंदर भी सूत्री विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। यानी कि गैप 1 और गैप 2 में प्रोटीन और आरएनए के संश्लेषण की बात हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका S यानी कि सिंथेसाइज फेज, जिसके अंदर डीएनए और प्रोटीन तो सब में ही है, लेकिन डीएनए याद रखना। डीएनए जो डुप्लीकेशन हो रहा है या डीएनए का जो संश्लेषण है वो S यानी कि सिंथेसाइज फेज के अंदर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये विभाजन की अवस्था स्टार्ट हो जाएगी तो केंद्रक के अंदर पहले विभाजन होगा जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के माध्यम से चलेगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इस हिसाब से आपको होते हुए नजर आएंगे, जिसमें मेटाफेज के अंदर आपके गुणसूत्र जो हैं वो व्यवस्थित एक निश्चित क्रम में बीच में स्थित दिखाई देने लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपका कोश का द्रव्य विभाजन होगा, और कोश का द्रव्य के विभाजन के बाद एक कोश का 2 भागों में बंट जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या है कि देखो आपका वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो गायब हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप क्या कहने वाले हो, केंद्रक झिल्ली, गोल्जी बॉडी, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आदि चीजें जो हैं वो सबसे पहले गायब होने लगती हैं, यानी कि वो दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। और यह सबसे लंबी और सबसे पहली अवस्था विभाजन की सबसे पहली अवस्था है ना, सबसे पहली अवस्था विभाजन की है,
इसके पहले की अगर अपन देखें तो इंटरफेज है, बट वो विभाजन की अवस्था नहीं है। परीक्षा में पूछा जाए विभाजन की सबसे पहली अवस्था, तो वो है आपका प्रोफेज, जो कि 50 मिनट तक चलती है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा है एसआई में, पीएससी में नहीं पूछा है, बट एसआई में प्रश्न पूछा है कि प्रोफेज अवस्था जो है वो कितने मिनट चलती है, तो लगभग 50 मिनट चलती है। ठीक है, इस अवस्था में गुणसूत्र नष्ट नहीं होते, और सॉरी स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी अव्यवस्थित रूप से फैले हुए रहते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं देते। कहाँ दिखाई देंगे स्पष्ट? मेटाफेज के अंदर, जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो तारक केंद्र है यानी कि सेंट्रियोल है, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, और दोनों तारक केंद्र से थोड़े थोड़े पतले पतले धागे जैसी संरचना निकलने लगती है, जिसे स्पिंडल फाइबर या तुर्क धागे, तुर्क तंतु कहते हैं। ठीक है, और यहीं से जब ये इस तरीके से बनने लगेंगे तब जाके आपको मेटाफेज अवस्था में दिखाई देंगे। अभी ये है आपकी प्रोफेज अवस्था, यहाँ पे ये बनना स्टार्ट हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ दिखाई देंगे? मेटाफेज में। तो मेटाफेज में देखो आपको ये यहाँ पे व्यवस्थित रूप से दिखाई देने लग गए हैं, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं तथा अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अधिक स्पष्ट, ये याद रखना, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, जिससे उनका सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। गुणसूत्र बिंदु पर छोटे बिंब के आकार की जैसी संरचना बनती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ये सफेद सफेद रंग के जो दिखाई दे रहे हैं वो है आपके काइनेटोकोर। ठीक है, ये क्या है? काइनेटोकोर हैं, जिसे जो तुर्क तंतु से जुड़े होते हैं, फिर ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, फिर इससे ये दो अलग अलग भागों में बढ़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तुर्क तंतु तथा दूसरे की ओर वो खिंचाव महसूस करते हैं, जिससे दो भागों में बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आपको बढ़ते हुए नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, ये जो अवस्था है वो है आपकी एनाफेज। हिंदी में नाम भी लिखा है, बट इंग्लिश में नाम याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मध्यावस्था यानी एनाफेज, पट्टिका पर आए गुणसूत्र यानी कि बीच में आए गुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं, जिन्हें संतति गुणसूत्र यानी कि ये जो गुणसूत्र हैं जो अलग अलग हो रहे हैं, इनको डॉटर क्रोमोसोम नाम दिया गया। संतति गुणसूत्र यानी कि डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम। गुणसूत्र बिंदु भी, कोशिका गिर गई। ठीक है, ये कोशिका थी जो नीचे गिर गई थी, अभी जस्ट उठाई है। गुणसूत्र बिंदु भी विखंडित होने लगते हैं, जिससे अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंच जाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत ध्रुवों पर जाने के कारण तुर्क तंतु के सिकुड़ने लगते हैं, यानी कि वो आपस में सिकुड़ने लगते हैं। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की भुजाओं से आगे जाते हैं, जिससे वी आकार की उनकी आकृति दिखाई देने लगती है। तो लगभग इस तरीके से वी आकार की आकृति में वो आपको नजर आने लगते हैं। ठीक है, परीक्षा में यही फैक्ट, जब आप पटवारी की तैयारी करेंगे, जब आप एसआई की तैयारी करेंगे, तो आपको इन फैक्ट को अच्छे से याद करना पड़ेगा। यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको आप इतना अच्छे से याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ बिंदु जो मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं वो तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। ठीक है, पटवारी में या व्यापम की जो परीक्षाएं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, वो थोड़े ज़्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं अपेक्षाकृत पीएससी के। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए निकाल के लेकर आया हूँ। ठीक है, टीलोफेज जो है, टीलोफेज जो अवस्था है, इस टीलोफेज अवस्था के अंतर्गत इसे पूर्वावस्था की विपरीत अवस्था भी कहते हैं, यानी कि जो आपका प्रोफेज था उसकी विपरीत अवस्था कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पूरी तरीके से विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। गुणसूत्र फिर से असंगठित होकर क्रोमेटिन के रूप में आ जाते हैं, इस तरीके से क्रोमेटिन के रूप में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्र चारों तरफ केंद्र, झिल्ली और केंद्रिका आदि जो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सब गायब हुए थे, उन सबका क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा आपका कोशिका द्रव्य विभाजन। जंतु की कोशिका द्रव्य विभाजन में ये खांच जैसी संरचना दिखाई देगी, जो अपने जीरो फिगर टाइप की संरचना बनाई थी लगभग वैसी, और उसके बाद 1 से 2 स्थिति में ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से थोड़ा अलग प्रक्रिया
होगी और लगभग सेम उसका रिजल्ट होगा, 1 से 2 कोशिका बन जाएंगी प्लांट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। फिर आएगा आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आएगा, पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को भी समझ लें। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, केवल जनन कोशिका में। फैक्ट को याद करते जाना, लिखते जाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इनको नोट करते जाओ। इसके बाद इसके माध्यम से जंतु में शुक्राणु और अंडाणु तथा पौधे के नर और मादा युग्मक बनते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन के बाद पौधों में नर और मादा युग्मक बनते हैं या जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है? तो आपको लगा देना है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस विभाजन की प्रक्रिया में एक जनक कोशिका यानी कि जो आपकी डॉटर सेल नहीं होगी, यहाँ पे मदर सेल होगी। जनक कोशिका यानी कि पेरेंटल सेल मान लो। जनक कोशिका मतलब पेरेंटल सेल है ना, पेरेंटल सेल, डॉटर सेल गलत लिखा हुआ था, के 4 संतति कोशिका यानी कि 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। यानी कि एक कोशिका से टोटल आपकी कितनी कोशिकाएं बन रही हैं? 4 कोशिकाएं बन रही हैं, जबकि समसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 2 बन रही है। ये अंतर आपको अलग से लिखने के लिए मैं होमवर्क के रूप में दूंगा, जिससे आप क्या करोगे, इस अंतर को लिखकर लाओगे और उसके बाद क्या है, इनसे संबंधित परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उस अंतर को भांप जाओगे और सही आंसर लगाने की स्थिति में आ जाओगे। ठीक है, विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है वो बीजमैन नाम के वैज्ञानिक ने की थी और फार्मर एंड मूरे नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस कोशिका विभाजन को मियोसिस नाम दिया है। मतलब यहाँ पे भी 2 वैज्ञानिक हैं, बीजमैन नाम के वैज्ञानिक ने इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की थी, लेकिन फार्मर और मूरे इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नाम दिया है। यह है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यानी कि आपकी कोई एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद आपकी 2 कोशिकाएं बनी, फिर इन दोनों कोशिकाओं में अलग अलग से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, और उसके बाद आपको यहाँ पे 1 से 4 कोशिकाएं बनती हुई नजर आ जाएंगी। यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 4 कोशिका बनती हैं और समसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 2 ही बन रही थी। समसूत्री कोशिका विभाजन में कितनी बन रही? 1 से 2। तो ये अंतर है। अंतर क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 2 बनती हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 4 बनती हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिका में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा चार्ट है जो आपके मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को समझा देगा, जिसके अंतर्गत आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों याद रखनी है। मियोसिस फर्स्ट जो होगी उसके अंदर होगा आपका प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद होगा क्या, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद 1 से 2 बन जाएंगी। जब 1 से 2 बन जाएंगी फिर स्टार्ट हो जाएगा दोनों में इंडिविजुअल मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड होगा तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ठीक, अब ये जो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आने वाली 5 उप अवस्थाएं हैं, जो आपके मियोसिस फर्स्ट के अंदर होने वाली प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्थाएं हैं, जिनका सूत्र बताया था लेजी पड़ी दीदी। ठीक है, इनके माध्यम से कुछ परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जैसे प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो लेप्टोटीन है, इसमें क्या है, गुणसूत्र पतले धागे यानी कि क्रोमोनीमेटा की तरह दिखाई देते हैं। बस आप इतना याद रख लेना कि इसमें जो गुणसूत्र हैं वो पतले पतले दिखाई देते हैं। ठीक है, और गुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है,
जाइगोटीन अवस्था के अंदर समजात गुणसूत्र एक साथ मिलकर जोड़े बना लेते हैं जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। अब ये परीक्षा में पूछा गया है निम्नलिखित में से सिनेप्सिस की जो अवस्था है कोशिका विभाजन की किस चरण में दिखाई देती है, तो आपको बता देना है प्रोफेज फर्स्ट यानी कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट उप अवस्था के अंतर्गत आने वाली आपकी जाइगोटीन जो उप अवस्था है उसके अंदर दिखाई देती है सिनेप्सिस। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है दो हो गई आपकी ये लेप्टोटीन और जाइगोटीन, फिर उसके बाद आएगा पैकिटीन। तो पैकिटीन क्या है, प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं, द्विज के विभाजन से 4 क्रोमेटिड बनते हैं, चतुष्टक यानी कि टेट्राड कहते हैं जिन्हें, और इस उपावस्था में समजात गुणसूत्र के क्रोमेटो दूसरे गुणसूत्र के क्रोमेटिडो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच के हिस्सों के बीच में आदान प्रदान करते हैं जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कुल मिला के आपको केवल ये क्रॉसिंग ओवर याद रखना है और इतनी पूरी राम कथा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो तो ये है कि लिख के इसलिए दिया गया है जिससे आपको चीज़ों के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाए। बाकी याद रखने लायक चीज केवल आपकी क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस अवस्था में होती है, तो आपको याद रखना है पैकिटीन अवस्था के अंदर, ठीक है। और सिनेप्सिस की घटना कहाँ होती है, तो जाइगोटीन के अंदर। दो चीजें याद रखना है, इतना डेप्थ में जाने का केवल और केवल उद्देश्य यही है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकिटीन अवस्था में होता है, बस। फिर उसके बाद है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर कोई विशेष नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी इसमें से संबंधित आप याद रख सको याद रख लेना, नहीं तो कोई विशेष आवश्यकता है नहीं इसको याद रखने की, ठीक है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट के बाद जब कोशिका विभाजन हो जाएगा तो स्टार्ट होगा आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सेकंड, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सेकंड के बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जो कि सीधा सीधा संबंधित है आपके माइटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन से। इस प्रकार से आपका ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। माना ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है, थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी हो गया है, ठीक है, क्योंकि तीनों कोशिका विभाजन इसमें अपन ने क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। बट इससे संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे अधिकांशतः आपके टच में रहेंगे। इससे संबंधित आपको केवल ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, मैं भी कुछ ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा, ठीक है। तो अभी इजाज़त चाहिए, मिलेंगे अपने एक दूसरे नए लेक्चर में जो शायद जेनेटिक्स से संबंधित होगा या टिश्यू, दोनों में से किसी एक नए टॉपिक से संबंधित एक नए लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो फिर वही बात, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको इस प्रकार के वीडियोस लगातार मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद।